हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आई रूल 54 द सप्लाई वोल्टेज ऑफ अ कंज्यूमर इज कंसिडर्ड लो इफ़ इट डज नॉट एक्सीड। मतलब लो वोल्टेज कितने वोल्टेज से कम होती है, ऐसा ये कह रहा है कि आई रूल 54 में क्या बताया गया है। तो हमारा जो आई रूल 54 है इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। जो हमारा आई रूल 54 है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54, इसमें कहा गया है कि हमारी जो वोल्टेज है उसको उसमें चार कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। पहला लो वोल्टेज, जिसको हम एल वी से डिनोट कर रहा हूँ। सेकंड मीडियम वोल्टेज, जिसको एम वी से कर रहा हूँ। देन हाई वोल्टेज एच वी। आफ्टर डैट द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कॉल ई एच वी। सो ये हमने चार वोल्टेज को क्लासीफाई कर रखा है, चार वोल्टेज लेवल को। तो इसमें इसमें क्या क्या बोल रखा है। लो वोल्टेज बोला है जो आपका 250 वोल्टेज से कम हो, मतलब लेस देन 250 वोल्ट जो सप्लाई होगी हम उसको बोलेंगे लो वोल्टेज। और मीडियम वोल्टेज होगी जो आपकी इन बिटवीन 250 वोल्ट टू 650 वोल्ट, उसको हम मीडियम वोल्टेज सप्लाई बोलेंगे। देन हाई वोल्टेज सप्लाई किसको बोलते हैं। हाई वोल्टेज सप्लाई होती है जो हमारी 650 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट तक का होती है, मतलब 33 केवी तक का होती है, उसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होती है, जो ग्रेटर देन 33 केवी होती है, उसको हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेस देन 150, मतलब लेस देन 250, मतलब 250 से कम वोल्टेज को हम बोलते हैं लो वोल्टेज। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन फॉर अ लो और मीडियम वोल्टेज सिस्टम एज स्पेसिफाइड इन आई रूल 46। आई रूल 46 में मीडियम वोल्टेज और मध्यम वोल्टेज प्रणाली के लिए अधिकतम वेरिएशन कितना बताया गया है, वोल्टेज में कितना वेरिएशन बताया गया है। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि आई रूल इस बार के एग्ज़ाम में काफ़ी आए हैं। तो आई रूल हमारा जो 46 है ये हमारे वोल्टेज में वेरिएशन को बताता है। आई रूल 46 के हिसाब से हमारा अगर वोल्टेज में वेरिएशन, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज इसमें साथ बताया है आई रूल के अंदर, जो मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज है इसमें जो वेरिएशन बताया वो बताया है ±6%। ये हमारा वोल्टेज का रेगुलेशन बताया रखा है। लो और मीडियम वोल्टेज के लिए हमारे 6% कम ज़्यादा वोल्टेज हो सकती है, इससे ज़्यादा वेरिएशन इसमें अलाउ नहीं है। और यहीं अगर इसमें हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो इसमें हाई वोल्टेज के लिए कितने वेरिएशन बताया गया है, बता के अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए। तो हाई वोल्टेज के लिए इसमें बता रखा है हमारा ±6% से 9% के बीच में। ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए 6 से 9% के बीच में वेरिएशन बताया गया है। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो अप टू 33 केवी है उसके लिए यहाँ पर वेरिएशन बता रखा है 10 to 12%। 10 to 12% का वेरिएशन बता रखा है, ±10 to 12%। ओके, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमसे पूछा लो वोल्टेज, लो वोल्टेज के लिए हो जाएगा हमारा ±6%। और इसके अलावा अगर आप फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी में ±3% या ±5% होता है ये वेरिएशन। तो जनरली हम ±5% कंसिडर करते हैं। तो कहीं क्वेश्चन होगा तो आप ये फ्रीक्वेंसी के लिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, अ कंज्यूमर रिक्वायर्स अ मैक्सिमम अर्थ प्रतिरोध ऑफ 0.5 ओम। द कॉइल के में रो की वैल्यू दी है हमें 80 ओम मीटर। हाउ मैनी आइडेंटिकल अर्थ रॉड ईच ऑफ आर इज 20 ओम मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू अचीव दिस। मतलब हमें यहाँ पर टोटल यहाँ पर आर की वैल्यू दी है हमें, टोटल आर की वैल्यू दी है 20 ओम। और मैक्सिमम हमें जो यहाँ पर अर्थ का आर दिया है वो है 0.5। तो हमें कितनी रॉड चाहिए ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। हमारे इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आर टोटल है, प्रतिरोध जो हमारा टोटल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है हमारी, जो एक रॉड में का प्रतिरोध है उसके बराबर आर ऑफ रॉड अपॉन नंबर ऑफ रॉड। तो इससे हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ रॉड निकालना है, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा n नंबर ऑफ रॉड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रॉड आर ऑफ रॉड अपॉन टोटल आर। ठीक है, तो रोड का यहाँ पर चला जाएगा, देन इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा 20/0.5। तो 20/0.5 मतलब 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 40। तो हमें 40 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा इसका 40। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इस टाइप ऑफ। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन किस टाइप का हमारा एक प्रकार है। ऑप्शन दिया है डिस्टेंस प्रोटेक्शन, बी दिया है फेस टू ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन, सी दिया है यूनिट प्रोटेक्शन और डी दिया है ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यूनिट प्रोटेक्शन, क्योंकि जो हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ये एक टाइप ऑफ यूनिट प्रोटेक्शन होता है। मतलब जो हमारा जोन है, माना कोई एक जोन के अंदर हमने ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगा रखा है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगा रखा है, तो ये अपना जोन Z1 है, माना इसका जोन Z1 है, तो सिर्फ इसी को सिक्योर करेगा। इसके बाहर अगर कोई जोन Z2 है तो यहाँ सिक्योर मतलब यहाँ के लिए सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये सिर्फ अपने जोन के लिए, ये अपने जोन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जोन 1 मतलब जो अपने ही इलाके में फॉल्ट को एनालिसिस करे उसको हम बोलते हैं यूनिट प्रोटेक्शन। मतलब एक यूनिट हमने उसको दी है, वो अपनी यूनिट को देखेगा। तो ये किस टाइप का प्रोटेक्शन हुआ? यूनिट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है हमारा यूनिट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। जो हमारा यहाँ पर दिया है डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ये क्या होता है? जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन में काम आता है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इसमें जनरली क्या देखते हैं हम? इम्पीडेंस देखते हैं। इम्पीडेंस क्या होता है हमारा? V/I। वोल्टेज और करंट के रेशियो में अगर चेंज होता है तो हम इसके थ्रू यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और जो हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन है, इसमें क्या होता है? हमारा जो करंट की जो वैल्यू है, अगर ये ज़्यादा हो जाती है करंट के सेट वैल्यू से, माना जो हमने करंट की सेट वैल्यू कर रखी है, इससे अगर हमारा करंट ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ये एक टाइप का यहाँ पर डिवाइस है जो हमारा नॉन यूनिट प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि ये अपने के साथ साथ ये दूसरे का भी फॉल्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है द आर्क क्विंचिंग इन अ ऑयल सर्किट ब्रेकर OCB इज अचीव बाई। मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क क्विंचिंग कैसे होती है? देखिए हमें नाम से पता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, मतलब इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा ऑयल। ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है? ऑयल। इसका मतलब मीडियम है यहाँ पर, इसके बीच में हमारा होगा ऑयल। जब हमारे इसके बीच के कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं, ये देखिए, ये जब कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं तो कॉन्टैक्ट सेपरेट के कारण यहाँ पर क्या होती है? आर्क आती है। ठीक है, आर्क को क्विंच मतलब आर्क को ख़त्म करने का काम कौन करता है? ये ऑयल करता है। अब ऑयल आर्क को कैसे ख़त्म करता है? क्योंकि ऑयल है, जैसे ऑयल में यहाँ पर आर्क लगेगा, आर्क आएगी तो इस ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब ये ऑयल से क्या बनेगी? गैस बनेगी। तो गैस किस फॉर्म में होती है? वेपर फॉर्म में। तो इसमें गैस का मतलब ऑयल का डिकम्पोजिशन होके ये वेपर फॉर्म में बनेगी और आर्क को क्विंच कर देगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेटा SF6 गैस नहीं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द ऑयल। ये देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। और क्रिएट अ हाई वैक्यूम, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है हमारा when a circuit breaker interrupt a fault current, the transient restriking voltage appears across the breaker contact. The rate of rise of restriking voltage, which is also called as triple RV, is a critical parameter. The primarily determine the triple RV: A, the resistance of the arc path in the breaker, B, the magnitude of the fault current, C, the power factor of the load being interrupted, और हमारा डी दिया है द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो इसके बारे में हम समझते हैं ट्रिपल RV क्या होता है। देखिए रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, मतलब हमारी वोल्टेज दोबारा से किस रेट पर रीस्टैक करे। मतलब एक बार आर्क बुझने के बाद दोबारा आर्क जब लगती है तो वो किस टाइप मतलब वो तो इसकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर अब रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए उसको क्या लिखते हैं? VR आर्क वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं VM मैक्सिमम वोल्टेज VR इज इक्वल टू VM मैक्सिमम वोल्टेज इंटू 1 माइनस कॉस T/L/C। तो ये इसका फॉर्मूला है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे दो पैरामीटर है एल एंड सी, ये हमारे डिनोमिनेटर में है। मतलब जैसे जैसे एल और सी की वैल्यू बढ़ेगी हमारे वी आर की वैल्यू, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्टैकिंग वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बोला है कि यहाँ इंटरप्ट करने के टाइम पर जो इसको प्राइमली डिटरमाइन कौन करता है ट्रिपल आर वी को, ये है एल एंड सी, इंडक्टर और कैपेसिटेंस। अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है तो रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्टैकिंग वोल्टेज कम होगी, और इनकी वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर द इनर कंडक्टर फॉर अ कोएक्सियल केबल एंड व्हाट इज़ द प्राइमरली रीज़न फॉर इट यूज़। मतलब हम जो हमारी कोएक्सियल केबल है उसमें इनर मटेरियल कंडक्टर का कौन सा यूज़ करते हैं और उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो दिया है पहला ऑप्शन सिल्वर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये सुपीरियर कंडक्टिविटी है। बी दिया है एल्यूमिनियम का करते हैं क्योंकि ये लाइट वेट और लो कॉस्ट है। सी दिया है कॉपर का करते हैं फॉर इट्स हाई कंडक्टिविटी एंड लो आर। और थर्ड दिया है आपका स्टील का करते हैं क्योंकि इसका आर की वैल्यू कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जो हमारी कोएक्सियल केबल होती है, देखिए केबल का एक जो सिंपल सा डायग्राम है ना, उसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें होती है केबल में। ठीक है, याद करने की है सिम्बास, CIMBAS। इसमें टोटल 6 लेयर होते हैं। पहला जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, देन इंसुलेटर, देन मेटेलिक सीट, देन बेडिंग, देन आर्मरिंग एंड सबसे लास्ट या सबसे टॉप में होती है सर्विंग। तो ये हमारी टोटल 6 लेयर से मिलकर एक हमारा केबल बनी रहती है। लेकिन कोएक्सियल केबल में हम जो कंडक्टर यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं पूछ रहा है। देखिए कंडक्टर क्या होता है, हम चाहते हैं कि कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का को आराम से पास होने दे। मतलब इसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। कंडक्टिविटी हाई मतलब रो की वैल्यू हम चाहते हैं कि कम से कम हो। ठीक है, मतलब रो की वैल्यू कम होगी तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए, देखिए आर और लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो कम होगा तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जिसका आर की वैल्यू कम हो और कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। और हमें पता है कि कंडक्टिविटी तो सबसे अच्छी किसकी होती है, कंडक्टिविटी सुपीरियर होती है सिल्वर की। सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम लोग इंजीनियर है, हमने कहा सिल्वर को यूज़ कर दिया तो लोग तो चोरी करके घर ले आएंगे अपने, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगी चीज़ है। तो हमने कहा कि जिसकी से हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसकी कंडक्टिविटी तो अच्छी हो लेकिन साथ ही साथ वो सस्ता हो। तो हमने अपना कौन सा दिमाग लगाया, हमने इंजीनियर का दिमाग लगाया। तो हमने कहा यार भाई कॉपर में जो चीज़ है, कॉपर हमारा हाईली कंडक्टिव है और इसकी आर की वैल्यू भी कम है, मतलब प्रतिरोध भी इसमें कम है, मतलब करंट ईजिली पास हो जाएगी और इसमें ये सस्ता भी पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि सेम अगर चीज़ें यहाँ पर मिल रही है तो हम इसमें कॉपर का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर जो कंडक्टर का यूज़ करते हैं वो कॉपर का बनाते हैं क्योंकि इसमें सिग्मा की वैल्यू हाई और आर की वैल्यू कम होती है ताकि इसमें करंट ईजिली पास हो जाए। हालांकि सबसे अच्छा जो हमारा कंडक्टर है वो है सिल्वर, लेकिन ये मोस्ट हमारा कॉस्टली है ऑल ऑफ देम। तो हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं कॉपर का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये दिया है, इसमें दिया है एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट RMS इज अप्लाइड टू अ 500 ओम कोएक्सियल केबल, व्हाट इज़ द पावर इनपुट इन वाट। तो हमने यहाँ पर पावर इनपुट बताना है इन वाट में, मतलब हमें P की वैल्यू बतानी है, पावर की वैल्यू। तो पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू V² अपॉन R, क्योंकि यहाँ पर हमें वोल्टेज दिए और R की वैल्यू दी है 50 ओम। तो V की वैल्यू क्या है 5 वोल्ट, तो 5 का स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू है हमारी 50। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये नीचे आ जाएगा 50। 25/50 मतलब 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 वाट। तो सही आंसर जाएगा बी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर AVR इन पैरेलल ऑपरेटेड अल्टरनेटर। पैरेलल ऑपरेटेड अल्टरनेटर में AVR का क्या काम है। तो ऑप्शन दिया है टू चेक द फेज सीक्वेंस ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर, सेकंड दिया है टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर फॉर रियल पावर शेयरिंग, सी दिया है टू कंट्रोल द फील्ड एक्साइटेशन टू मेंटेन द कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज, और हमें डी दिया है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑल्टरनेटर। देखिए जो हमारा AVR होता है ना, आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर AVR, इसका जो हमारा काम होता है
वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है। देखिए नाम से ही समझते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब ये चाहता है कि वोल्टेज कांस्टेंट बनी रहे, वोल्टेज हमारी कांस्टेंट बनी रहे। तो वोल्टेज को हमारा कांस्टेंट बनाने के लिए यहाँ पर जो हमारे ऑल्टरनेटर होते हैं, मतलब हमारी सिंक्रोनस मशीन होती है, सिंक्रोनस मशीन में ये डब्ल्यू एक्साइटेड होती है, और इसके रोटर में हम क्या देते हैं, हम इसमें डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। रोटर को हम डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारे फील्ड जो यहाँ से बन रहा है वो फील्ड एक अच्छी स्पीड में घूमे, ताकि हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट में मिले। तो हम इसका सही आंसर बताएंगे, वो है आपका सी, जो हो जाएगा टू कंट्रोल द फील्ड एक्साइटेशन टू मेंटेन द कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज। मतलब हम फील्ड एक्साइटेशन को कंट्रोल करेंगे, मतलब आई एफ की वैल्यू हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे कि हम की फील्ड में कितनी वैल्यू जा रही है या कितनी कम हो रही है। अगर माना यहाँ पर आई एफ की वैल्यू कम है, मतलब हमारा वोल्टेज कम आ रहा है आउटपुट में, तो हम आई एफ की वैल्यू बढ़ाएंगे, फील्ड एक्साइटेशन की वैल्यू बढ़ाएंगे, ताकि हमारे आउटपुट ज़्यादा जनरेट हो। और अगर ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो हम आई एफ की वैल्यू कम करेंगे। तो ए वी आर का जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका मेन काम है हमारे फील्ड एक्साइटेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, ताकि हमारा आउटपुट में वोल्टेज जो मिले वो एक कॉन्स्टेंट मिले। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है हमारा विच टाइप ऑफ फ्रैक्शनल मोटर इज़ कॉमनली found in clock and small fan due to its simple rugged construction and low cost। मतलब कौन सी ऐसी मोटर है जो हमारी क्लॉक में या पंखों में यूज़ होती है, जो आपकी बहुत कम कॉस्ट में मिल जाए और उसमें कोई ऐसी ज़्यादा वीआर एंड टीआर की प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन दिए हमारे यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर और डीसी सीरीज मोटर। तो देखिए इसका क्या होगा, देखिए डीसी सीरीज जो मोटर होती है वो हमें ट्रैक्शन में काम आती है, ट्रैक्शन में काम आती है, मतलब इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। जो इसमें टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर के, मतलब आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, मतलब हाई टॉर्क यहाँ पर प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसको ट्रैक्शन के काम में यूज़ करते हैं। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बता रखा है जिसकी कॉस्ट कम हो। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की कॉस्ट हाई होती है। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की कॉस्ट भी हाई नहीं होती है। यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर वो होती है जो हमारे दोनों एसी और डीसी में काम करे। यहाँ पर हमें वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि एसी और डीसी वाले की भी कॉस्ट हाई होती है। तो परमानेंट मैग्नेट वाले को भी नहीं कर सकते हम। डीसी सीरीज मोटर हट गया, तो क्या बचा, शेडेड पोल मोटर। जो हमारी शेडेड पोल मोटर होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। शेडेड पोल होती है मोटर, ये हमारा लो टॉर्क प्रोवाइड करती है, टॉर्क इसका बहुत कम होता है, लो टॉर्क होती है, और इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम होती है। और ये हमारे छोटे सामान जैसे हमारे टॉयज़ में या फिर हमारी क्लॉक में, या जो हमारे छोटे छोटे पंखे जो स्मॉल फ़ैन होते हैं उसमें यूज़ होती है, स्मॉल फैंस में यूज़ होती है। और ये क्योंकि इसमें हमारा कोई भी ऐसा कि वो कैपेसिटर वगैरह यूज़ नहीं होता, ना ही कैपेसिटर यूज़ होता है, ना इसमें स्विच यूज़ होता है, और ना इसमें ब्रशेज़ होते हैं। कैपेसिटर, स्विच और ब्रशेज़ ना होने के कारण इसका जो आपका कॉस्ट आता है वो बहुत कम आता है, मतलब ये चीप होती है प्राइस वाइज। तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लो कॉस्ट के कारण हम इसका सही आंसर लगाएंगे बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।